नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति में हावी होते वंशवाद की। दरअसल राजनीति में वंशवाद की बहस पुरानी है और शायद आज ज्यादातर देशों की यही कहानी। हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश की आज़ादी के बाद लोगों को लगा कि राजशाही के खात्मे के साथ अब लोकशाही स्थापित हो जाएगी, लेकिन अफसोस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इस बीमारी की जंजीरों से आज भी जकड़ा हुआ है। वंशवाद का विरोध करने वाली लगभग सभी पार्टियां वंशवाद के मकड़जाल में इतनी उलझी हैं कि वो भी इस पर आवाज नहीं उठा पाती। यानी राजनीति में वंशवाद अपनी जड़ें इतनी गहरी कर चुका है कि इससे बाहर निकलना अगर असंभव नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है। उत्तराधिकारी की योग्यता पर अंदेशा होने के बावजूद उसे ताज पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। भारत में वंशवाद की परंपरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी पार्टियों में घुल चुकी है। चाहे नेहरू गांधी परिवार हो, लालू मुलायम का कुनबा हो, अब्दुल्ला परिवार हो या शिवसेना और अकाली दल वगैरह वगैरह, कोई भी इन आरोपों से बचा नहीं है। वंशवाद की दुहाई देने वाली बीजेपी पर भी परिवारवाद हावी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आज हम लोकतंत्र में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की जनता इस वंशवाद के नुकसान को समझ नहीं पाती, या उसने भी हथियार डाल दिए हैं कि ये ऐसा नासूर है जिसका इलाज अब संभव नहीं है। आज हम लोकतंत्र में राजनीति में हावी होते इसी वंशवाद को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल देश की सभी सियासी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। कई राजनेता और दल इसकी चपेट में हैं। वंशवाद की जब बात होती है तो अक्सर बहस सिर्फ गांधी परिवार के संदर्भ में होती दिखाई देती है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस की तरह बीजेपी, सपा, आरजेडी और बहुत सारे दूसरे दलों में भी परिवारवाद के लंबे चौड़े उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। आज के दौर में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो देश को नई दशा और दिशा दे पाए। इस मापदंड पर परिवारवाद से जुड़े ये राजनेता कितना खरे उतरते हैं, ये आज बहस का मुद्दा भी है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग ज्यादातर राजनीतिक दलों और राज्यों में परिवारवाद गहरी जड़ें जमा चुका है। देश की सभी सियासी पार्टियां परिवार के रोग से ग्रस्त हैं। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कांग्रेस की तरह परिवारवाद नहीं है, लेकिन पार्टी में बड़ी संख्या में नेता पुत्र अब महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो चुके हैं। बीजेपी की सियासत में लंबी चौड़ी फौज परिवारवाद से आई है। विजय राजे सिंधिया की एक बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, तो दूसरी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी से ही सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सबसे बड़े नेता और राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजबीर सिंह सांसद हैं और पोता संदीप सिंह विधायक और यूपी सरकार में मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद जनसंघ के बड़े नेता थे और बिहार में संयुक्त विधायक दल सरकार में मंत्री भी थे। इसी तरह वर्तमान ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। वाजपेयी सरकार में बड़े मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह बीजेपी के विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन सांसद हैं, जबकि गोपीनाथ मुंडे की एक बेटी प्रीतम मुंडे सांसद हैं और दूसरी बेटी पंकजा मुंडे विधायक हैं। बीजेपी नेता और बिहार के मौजूदा राज्यपाल लालजी टंडन के पुत्र अभिषेक टंडन यूपी सरकार में मंत्री हैं। ये कुछ नाम उदाहरण भर हैं, लिस्ट अभी और लंबी है। परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी खुद इससे कितना दूर है, ये इन नामों को देखकर पता चल जाता है। वैसे देश की राजनीति में परिवारवाद की शुरुआत करने का आरोप नेहरू परिवार पर लगता है। आज मोतीलाल नेहरू की 5वीं पीढ़ी कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रही है। यही वजह है कि आरोप लगते हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन गई। मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर संजय और राजीव गांधी, राजीव की पत्नी सोनिया गांधी
और अब उनके पुत्र राहुल गांधी के हाथों में पार्टी की बागडोर है। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में कांग्रेस की महासचिव बनी हैं। बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह, मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा, राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट, जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी कांग्रेस की ओर से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। पीएल पुनिया के पुत्र तनुज पुनिया इस बार बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सलमान खुर्शीद की पत्नी वीरभद्र सिंह के पुत्र शीला दीक्षित के पुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी राजनीति का हिस्सा हैं। परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस की लिस्ट भी बीजेपी से छोटी नहीं है। कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का कुनबा, बीएसपी मुखिया मायावती का परिवार, छोटे चौधरी अजीत सिंह का परिवार, बिहार में लालू परिवार, पासवान परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार और मारन परिवार बाकायदा एक राज परिवार की तरह स्थापित हो चुके हैं। इसी तरह ओडिशा में बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। परिवारवाद के लिए नेहरू को कोसने वाले शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को ही सौंपी। अब उद्धव ने अपने बेटे आदित्य को युवा विंग की कमान सौंप दी है। महाराष्ट्र में ही शरद पवार का परिवार भी राजनीति से जुड़ा है। हरियाणा के तीनों लालों देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के अलावा तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का परिवार और कर्नाटक में देवेगौड़ा परिवार इसी वंशवाद की राजनीति की उपज हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी भी परिवारवाद के कारण ही राजनीति में स्थापित हुए हैं। साल 2009 में 29% सांसदों की पृष्ठभूमि वंशवाद से जुड़ती थी, जो 2014 की संसद में गिरकर 21% रह गई। संसद में मौजूदा समय में परिवार आधारित राजनीतिक दलों की तादाद 23 है। वैसे वंशवाद की पकड़ सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, वो राज्यों की विधानसभा में भी उतने ही ताकतवर हैं। अच्छी योग्यता रखने वाले कुछ लोगों को छोड़ दें तो राजनीतिक परिवारों से आने वाले 20 या 30 साल की उम्र के लोगों को राजनीति में प्रवेश के बाद बेहतर ओहदा, ताकत और कमाई होने की ज्यादा क्षमता दिखती है। इसी वजह से वो बिजनेस, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवा या किसी और पेशे में जाना उचित नहीं समझते। हालांकि मौजूदा दौर की राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को नई दशा और दिशा दे सके। इस मापदंड पर परिवारवाद से जुड़े ये राजनेता कितना खरा उतरते हैं, ये बहस का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो देश की लगभग सभी सियासी पार्टियां परिवारवाद से ग्रसित हैं। कई राजनेता और दल इसकी चपेट में हैं और वंशवाद की बात जब होती तो अक्सर बहस सिर्फ गांधी परिवार के संदर्भ में होती। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस की तरह बीजेपी, सपा, आरजेडी और बहुत सारे दूसरे दलों में भी परिवारवाद के लंबे चौड़े उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठता है कि एक तरफ ये दुहाई दी जाती है कि राजनीति में वंशवाद का हावी होना ठीक नहीं है, लेकिन इस वंशवाद को खत्म करने के नाम पर राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कोई प्रयास भी होते हैं या फिर इसे एक ऐसी बीमारी मान लिया गया है जो लाइलाज हो चुकी है, इसीलिए इस पर आगे कोई बढ़ना नहीं चाहता। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। फजील अहमद साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखनऊ से रत्नसेन सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जबकि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता चंद्र मोहन चौबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और देहरादून से किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत फजील अहमद साहब मैं आपसे ही करूंगा। ये सब कहते हैं कि राजनीति में वंशवाद एक बुराई है, लेकिन इससे छुटकारे के नाम पर कोई प्रयास करना नहीं चाहता। क्या ये माने कि ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है? देखिए, जिसको इलाज करना है वही इस बीमारी से ग्रसित है, इसलिए इलाज तो हो नहीं सकता। इसलिए कि अगर आप सबसे पहले कहेंगे तो सबसे पहले हमें अपने बेटे को हटाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते।
हमें अपने परिवार के लोगों को हटाना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। देखिए, दिक्कत यह है कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू उनको जेल से पत्र लिखा करते थे। भारत की राजनीति, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की परिवेश, भारत की चीज़ों को जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से इतनी बड़ी किताब लिख दी है और पूरी तरह से उनको राजनीति गुण, देश की भौगोलिक स्थिति, देश की संस्कृति को सिखाने के बाद राजनीति मिलाए। इसलिए इंदिरा गांधी एक सफल प्रधानमंत्री इस देश की साबित हुई। परिवारवाद की उपज थी, लेकिन आज भी उनका इतिहास गौरवान्वित है और पूरी दुनिया में वैसे लीडर का सम्मान होता है। उसके बाद जब राजीव गांधी आए, संजय गांधी एक्सपायर हो गए, राजीव गांधी अचानक से पायलट थे और चले आए। उनको राजनीति का अनुभव नहीं था, इसलिए वो जल्दीबाजी में कुछ गलत काम उठा गए, जिसकी वजह से कांग्रेस आज भी पनप नहीं पा रही है। अब ये बात है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को डैमेज किया, आज वो लोग भी उसी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे। दिक्कत सर ये है कि चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बलिया के रहने वाले जी। एक बार हम लोग उनसे मिले तो एक बुजुर्ग ने उनसे कहा अपने घर पे, गांव पे, कि आप भी अपने जीवन में ही अपने बच्चों को स्थापित कर दीजिए। तो वो कहे कि देखिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग के समकक्ष कोई लीडर, भले गांव का मुखिया हो, पर हमारे साथ कभी संघर्ष में साथ रहा, साथ धरना किया, धार प्रदर्शन किया। आज वो मुखिया ही है, चाहे कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे समकक्ष व्यक्तित्व है उसका जी। वो आता है तो हमारे बच्चों का पैर छूता है, ये मुझे बहुत खराब लगता है देख करके। क्यों? टिकट का लालच है, पद का लालच है, संगठन में रहने का लालच है, जुड़े हुए का लालच है। एक 80 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति, 65 साल का व्यक्ति जो हमारे साथ कभी सतुआ खा करके, भुजा खा करके सड़क पर बैठा करता था, आज हम देश के प्रधानमंत्री बन गया। वो बेचारा गांव का मुखिया भी नहीं बन पाया, फिर भी हमारे लिए वो सम्मानित है, हमारा मित्र है, हमारे समकक्ष लीडर है जी। वो व्यक्ति जब आ करके हमारे बच्चों का पैर छूने लगता है तो यह देख के मेरा कलेजा फट जाता है। ये बात चंद्रशेखर जी ने हमारे सामने कहा, दिवाली के अवसर पर वो गांव में थे और हम लोग उनसे दिवाली मिलने गए थे जी जी। ये चर्चा हो रही थी। उस दिन की बात आज भी मेरे दिल में बैठती है कि क्यों नहीं इस देश के दूसरे नेताओं का कलेजा क्यों नहीं फट जाता है ये बात देख करके कि उनके बच्चों का पैर छू रहे। नहीं, आज हम इस बहस को इसी मकसद से साथ लेकर आए हैं कि वंशवाद को लेकर तमाम राजनीतिक दल कोई भी हो, एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब ये सवाल किया जाता है कि वंशवाद को खात्मा करने को लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, तो इसका वाजिब कोई उत्तर भी मिल नहीं पाता है। मैं किशोर उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। आप मानते हैं कि वंशवाद राजनीति में, खासतौर पर वंशवाद एक बड़ा खतरा है किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए? नहीं अक्षय जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने एक बहुत ही अच्छे विषय पर जो आज चर्चा रखी है और मैं यहाँ देहरादून में पहली बार आपके स्टूडियो में आया हूं जी। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में इतना अच्छा सेटअप ईपीएन के अलावा किसी के पास नहीं है। उसके लिए आपके पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात कही और हमारे साथी अहमद साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। लेकिन मैं जब यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था जी, तो एक अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2 निर्णय लिए। मैंने पहला निर्णय ये लिया कि परिवार में एक टिकट मिलेगा। आप चाहें तो आप खुद लड़िए, भाई को लड़वाइए, आप बेटे को लगवाइए, बेटी को लगवाइए, किसी को भी लगवाइए, लेकिन हम एक से ज्यादा टिकट नहीं देंगे। तो पिछली विधानसभा में आप देखेंगे तो किसी भी परिवार में 2 टिकट नहीं गए उत्तराखंड में। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़वाऊंगा, हाथ के सिंबल पर लगवाऊंगा। और मैंने कहा अगर किसी को ये पसंद नहीं है तो पहले मुझे आप अध्यक्ष पद से हटा दीजिए, बाकी आप निर्णय ले लीजिए। देखिए, जहां तक वंशवाद की बात है, निश्चित रूप से वंशवाद को पनपाने में मेरे विचार से पार्टियों को मैं उतना दोष नहीं देता हूं जितना उनको पल्लवित और पुष्पित करने में। जब पार्टियां टिकट देती हैं तो उसके बाद उनको जितवाने का काम पार्टियां नहीं करती हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि भाई वंशवाद नहीं होना चाहिए और अगर किसी ने अपने सगे संबंधी को टिकट दे दिया जी। मेरा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा नेता था। जब वो यहाँ पर आए
और उन्होंने राजनीति करने की इच्छा जाहिर की। मैंने कहा भाई या तो आप करिए या मैं करूं, हम दोनों में से एक ही कर सकता है, दो नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ गलती करते हैं राजनीतिक दल जी, तो उसको पल्लवित और पुष्पित करने का काम हमारा मतदाता भी करता है। जी जी, तो मेरे ख्याल से हम अभी तक अपने को उतने शिक्षित नहीं कर पाए हैं कि हमारे साथ में जो खड़ा कार्यकर्ता है पार्टी का, उसके साथ अन्याय हो रहा है। जी जी, तो मैं निश्चित रूप से मैं ये भी नहीं कहूंगा कि साहब किसी परिवार से कोई दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए, आए, लेकिन पहले वो जनता के साथ पार्टी के लिए काम करे, जनता के बीच में काम करे, और उसके बाद अगर उसको स्वीकार्यता मिलती है। मैंने तो हेमंत नंदन बहुगुणा जी को भी देखा है, जी जी। उन्होंने अपने जीवन में किसी को परिवार में राजनीति में नहीं आने दिया, लेकिन अब स्थिति वहां हमारे यहाँ दूसरी हो गई है। तो मेरे ख्याल से अगर कार्यकर्ता का जो पार्टी का जो जिसने काम किया है जी, उसका हक मारा जाता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल। और एक आपने जो वाजिब जो सवाल भी उठाया कि मतदाताओं को इस बारे में अच्छी तरह से विचार विमर्श करना चाहिए, जो कि हो नहीं पाता। इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट में शुरुआत में ये बात कहा था कि क्या देश की जनता इस वंशवाद के नुकसान को समझ नहीं पाती है, या फिर उसने हथियार डाल दें कि ऐसा नासूर बन चुका है जिसका इलाज संभव नहीं है। मैं धर्मी चौधरी साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपकी पार्टी पर भी यही आरोप लगता है, एक मुखिया और उसी का आदेश सर्वमान्य है। देखिए अक्षय जी, जब बाबा साहब ने इस देश के संविधान को लिखा था, रचना की थी देश की आज़ादी के बाद में, तो बाबा साहब ने इस देश के असंख्य लोगों के लिए एक मैसेज दिया था कि अब जो राजा होगा वो रानी के पेट से नहीं होगा। राजा का बेटा अब जो राजा नहीं बनेगा वो बैलेट से बनेगा, वोट से बनेगा। ये बाबा साहब ने देश के असंख्य लोगों को कहा था। हमारी पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने भी बाबा साहब के उस कथन को चरितार्थ करके दिखाया, और जब तक वो अध्यक्ष रहे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने अपने परिवार में से सिंगल पर्सन को भी एक बहुत बूथ का कार्यकर्ता भी नहीं बनाया। और बहन कुमारी मायावती जी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में हमारी पार्टी वंशवाद के बहुत खिलाफ है। सर मुझे ये बताइए ना, आप ये वंशवाद के खिलाफत की बात तो कर रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, आप मुझे बताइए। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी जिक्र किया, ठीक है, काशीराम जी का भी जिक्र किया जी, और मायावती जी का भी जिक्र किया है जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब से आपकी पार्टी का उदय हुआ है, कितने वहां पर अध्यक्ष बन पाए हैं, या फिर कोई ऐसा कार्यकर्ता जिसने दरी चादर उठाते उठाते कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया हो कि वो भी उस कतार में खड़ा हो, कम से कम समकक्ष तो हो? देखिए कोई एक नाम बताइए। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं बचपन में मेरी पढ़ाई मुरादाबाद में हुई है और मैं साइकिल से स्कूल जाता था, कचहरी के सामने होकर के। तो माननीय वीर सिंह जाटव साहब बहुत छोटे स्तर के वकील साइकिल से अपनी कचहरी जाते थे। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के साथ, माननीय काशीराम के साथ माननीय वीर सिंह जाटव साहब जुड़े, तो वो राष्ट्रीय महासचिव इस पार्टी में बने और 3 बार के राज्यसभा के सांसद बने। सर कोई और ऐसे अनेक उदाहरण, सर मुझे ये बताइए, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। बनने के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में आप मुझे बताइए कि बहन जी के परिवार का कौन व्यक्ति, बहन जी के परिवार का कौन व्यक्ति, मान्यवर साहब के परिवार का कौन व्यक्ति किसी बड़े संगठन में, आप मुझे सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। सर मुझे बताइए, अभी तो दिल्ली की जिम्मेदारी शायद आनंद जी को सौंपी गई है। नहीं, आनंद जी को लॉन्च किया गया है बतौर स्टार प्रचारक, नहीं सौंपी हुई है। आप जो है कागज उठा के देख लीजिए, आप कागज उठा के देख लीजिए। हमारी पार्टी में आनंद जी के पास में फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है। चौधरी साहब थोड़ा हो सकता है कि आप तक जानकारी ना हो, क्योंकि बाद में तो आजकल ये स्थिति हो जाती है कि हम तक ये जानकारी थी नहीं, तो इसलिए इतनी जल्दबाजी मत कीजिए जी। मेरा सवाल ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपके पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या कुछ पैमाना है? क्या एक कार्यकर्ता इतनी साहस कर सकता है कि वो पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े? तरीका क्या है? मान्यवर काशीराम साहब ने जब पार्टी के संविधान की मूल रचना की थी बाबा साहब के संविधान के अनुरूप, तो उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि कोई भी साधारण परिवार का जो इस
बाबा साहब के संविधान में विश्वास करता हो। बहन कुमारी मायावती जी का जब मान्यवर साहब मैं से एक बहन जी नाम जुड़ी पूछ थी, तो रहा हूं, काशी तो रानी के उनका बाद कोई मायावती भी जी हैं। पॉलिटिकल उसके बैकग्राउंड बाद नहीं से था। कोई एक बताइए लेकिन ना। मान्यवर साहब के बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने उस कारमा को, बाबा साहब के और मान्यवर साहब के कारमा को आगे तो बढ़ाया। क्या उन्होंने मेरा बाबा ये- साहब के आदर्शों को बुला दिया? मेरा फिर? ये चैलेंज आप है ये कहिए अक्षय जी ना। आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चलिए है, ठीक। जिसके पास में वंशवाद का आरोप कोई सिंगल आदमी भी नहीं लगा आपके सकता। चलिए पार्टी ठीक, में मैं राष्ट्रीय दोबारा आपके अध्यक्ष पास का- आऊंगा एक क्योंकि मिनट। बाकी मेहमान भी हैं, राष्ट्रीय सबका अध्यक्ष एक की रिएक्शन हो समय जाए। कुछ फिक्स मैं- नहीं है। मैं आप फजील आप जो है आपने जो मुद्दा बहुत अच्छा चुना है आज, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप वंशवाद की बेल को देखिए कहां जा रही है। सर इन सवाल दोनों ये पार्टियों ने है कि कांग्रेस किसी की और बेल बीजेपी थोड़ी वालों ने इस लंबी देश का है, बेड़ा किसी की गर्क कर बहुत रखा ज्यादा है। लंबी हो गई वंशवाद है, का लेकिन ये ढिंढोरा बेल है पीट क्यों? करके। ये आप बेल उनकी है तरफ भी क्यों? देखिए। सर सुनिए ना, वही तो कह रहे हैं ना कि एक दूसरे के गिरबाज झांकने की जब कोशिश होती है नहीं, तो हमारा इसका गिरबाज मैसेज बिल्कुल सीधा साफ होता है। है कि दाल में कुछ काला है। मैं ये जानना चाह रहा हूं रत्नसेन सिंह जी कि देश को आजाद हुए तो इतना अरसा गुजर गया, तब लोगों को एक बार लगा कि चलो जो राजशाही चली आ रही थी उसका खात्मा होगा, अब लोकतंत्र देश में हावी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आज हम भले ही कहने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने का साहस करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लेकिन राजतंत्र आज हावी नहीं है? अक्षय जी देखिए, आपने जो शुरुआत में जितने आंकड़े बता दिए, सभी पार्टियों का जिस तरीके से आपने वन बाय वन सभी पार्टियों का आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया कि किस पार्टी में कौन सा व्यक्ति परिवारवाद का प्रतीक है। जी, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। दरअसल उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ इस पर हम लोग बात करना चाहेंगे। ये जैसे होता है, कोई मैं दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, बीजेपी नहीं कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती, हमारे बगल में भारतीय समाज पार्टी के भी मित्र बैठे हैं, शिवसेना नहीं कर सकती, बीएसपी के लिए भी नहीं कर सकते। अरे, कारण तमाम है नाम कि गिना दिए। अभी जो जी मतलब सारे आपने बिल्कुल खोल करके रख दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम बात इस पर कर सकते हैं कि उस परिवारवाद का प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या है और आने वाले समय में इसका देश पर क्या असर हो सकता है। मैं आपके बहस को बहुत सकारात्मक पक्ष में ले जाना चाहता हूं। कहीं भी निगेटिविटी मुझे अच्छी नहीं लगेगी इसमें। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। मैं इस पर अपने बात को इस तरीके से शुरू करना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई, अभी बाबा साहब का नाम लिया हमारे धर्मवीर जी ने, उन्होंने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिस संविधान का निर्माण किया, उन्हीं के नाम पर आप देखिए कि प्रकाश अंबेडकर का प्रादुर्भाव हो जाता है। क्या उनकी सेवा है दलित चेतना के लिए? क्या है उनका त्याग? वो बात की बात है। मैंने बाबा साहब के ही नाम से उनको, प्रकाश जी को जोड़ते हुए एक सवाल खड़ा किया है कि जिसने इसके विरुद्ध भारतीयता और संविधान और लोकतंत्र की रचना करी, उन्हीं के परिवार का व्यक्ति उन्हीं के नाम पर राजनीति करने के लिए आगे आता है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारे देश का देखिए मानसिकता होती है। अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छा, बहुत साफगोई से उन्होंने बात करी, मैं सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का, कि राजतंत्र से हमें मुक्ति जरूर मिली, लेकिन आपने अच्छा जी देखा होगा कि जितने राजाओं ने भारत की आजादी के बाद चुनाव लड़ा, लगभग सब लोग संसद पहुंचे, तमाम लोग केंद्रीय मंत्री बने, जिनके लोग सांसद नहीं बने, विधायक के स्तर के थे, जागीरदार थे, वो विधायक बन गए। आज भी तमाम राजकुमार, ये भैया वो भैया, मैं सब नाम लेना उचित नहीं समझता, सारे लोग उसी राजतांत्रिक परंपरा के संवाहक हैं, लेकिन लोकतंत्र में भी उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। तो सवाल यह है कि हमारे देश के लोग किसी की पत्नी, किसी के बेटे, किसी के भाई, लोकतंत्र में अपना किसी स्थान के बनाना रिश्तेदार, ये अलग बात है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि उत्तराधिकारी की अगर योग्यता पर भी अंदेशा हो, उसके बावजूद क्या वजह रहती है कि सियासी पार्टियां ऐसे लोगों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता से इस पर एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। चंद्रमोहन चौबे साहब, भारतीय जनता पार्टी की नजर में वंशवाद और परिवारवाद की परिभाषा क्या है? जी देखिए, थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा।
तीन बातें मैं महत्वपूर्ण बातें इसमें कहूंगा, जी जी। क्योंकि लोकतंत्र और राजतंत्र दो विषयों पे चर्चा हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। क्योंकि तीन बातें अभी सीधा तक मुद्दे जो पर आ समझ में जाइए, आई हैं, सीधा बताएंगे। मुद्दे पर आइए ना। जी बिल्कुल, मुद्दे पे देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस आजादी से पहले राज्यों का संघ था, राजाओं का संघ था, 550 से अधिक रियासतें थी। लेकिन हमने राजतंत्र न चुनकर हमने लोकतंत्र को चुना था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस के ऊपर ये जिम्मेदारी मिली कि लोकतंत्र को स्थापित करने की जिसको जिम्मेदारी मिली, आज उसी ने जो है पूरा राजतंत्र का स्थापना कर दिया। पहले पीढ़ी से लेकर आज चौथी पीढ़ी आ गई। जिम्मा मिला था लोकतंत्र स्थापित करने का, स्वतंत्र होने के बाद लोकतंत्र स्थापित करने का, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजतंत्र स्थापित करा दिया। और इन्हीं की देखा देखी कुछ पार्टियां भी हो गई। अपना नाम क्यों शामिल नहीं करते? स्थापित हो गई आप लोग अपना नाम शामिल करने में हिचकते क्यों? नहीं, हम बता रहे हैं, नहीं हम आ रहे हैं, बिल्कुल हम आ रहे हैं, बिल्कुल हम आ रहे हैं, हमें कह लेने दीजिए। आपने हमारी पार्टी की अगर बात कही है तो हमारे यहाँ से एक ऐसा व्यक्ति नाम बता दीजिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो पहले और आज फिर जो है वो राष्ट्रीय उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या एक परिवार बता दीजिए जो जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से परिवर्तित होते हुए भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज पहचान। मुझे चौबे जी एक चीज बता दीजिए, एक नेता का नाम यानी बता दीजिए, सुन तो लीजिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो। मंत्री चौधरी साहब सवाल करने के लिए मैं हूं ना, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपने हिस्से की जवाबदेही निभा दीजिए, उतना पर्याप्त है। लेकिन मुझे इस बात का जवाब चंद्रमोहन चौबे साहब सुनिए ना, मैं आपकी बात चलिए मान लेता हूं। अभी 2 दिन पुराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है, वंशवाद को लेकर उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने भी वंशवाद को खतरा बताया लोकतंत्र के लिए, परिवारवाद को लेकर भी, और परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने चिंता इस बात को लेकर जाहिर की है। जब उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी में भी तो परिवारवाद बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह भी खतरनाक है, इसको भी खत्म होना चाहिए। आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? आप तय कीजिए। नहीं बिल्कुल, तो हम इनकार पूरी तरह से हम नहीं कर रहे हैं, ना हमारे नेता इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी एक राजवंश की तरह हो जाए। सर मैंने इसीलिए तो मैंने कहा कि आप परिभाषा, मैंने आपसे सबसे पहले पूछी कि बीजेपी की नजर में वंशवाद और परिवारवाद की परिभाषा है क्या। पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा दोबारा सर ना, मैं आऊंगा, क्योंकि अगर आप चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं तो ये चीजें आप पर भी लागू होंगी। अगर ऐसा होता है तो एक नहीं तमाम उदाहरण हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा चुके हैं, इसलिए आप ये मत कहिए कि हम पाक साफ हैं और बाकी सब नहीं, देखिए हमें बात रख लेने दीजिए। अक्षय जी बात रख लेने दीजिए संक्षेप में। सर संक्षेप में, बाकी मेहमान गहराई में जाएंगे। नहीं बिल्कुल आप करिएगा, लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा है तो 2 शब्द हमें सफाई देने दीजिए। कौन आरोप लगा रहा है? तो आप ही लगा रहे हैं। जी देखिए, आप हमारे स्थापना काल से हमारी पार्टी जनसंघ की स्थापना बंगाल के नेता ने किया, उसको जो है वृक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के मथुरा के पंडित दीनदयाल जी ने किया। फिर उस जो है वृक्ष को जो है बड़ा वृक्ष बनाने में माननीय आडवाणी जी और अटल जी ने किया, और आज उसकी शाखाएं पूरे भारत में पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं वो गुजरात से हो रहा है। यानी देखिए, ना एक परिवार, ना एक राज्य और ना एक व्यक्ति हमारे यहाँ। या तो वंशवाद को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या फिर परिवारवाद में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। पीयूष मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है, बहुत कंफ्यूजन है, क्या आपको नहीं लगता है ये इस बात को लेकर कि ये कहीं ना कहीं अन्याय है उन लोगों के साथ जो राजनीति में आकर दशा और दिशा निर्भर करने का मादा रखते हैं, लेकिन इस परिवारवाद वंशवाद की वजह से वो इसमें आने में रुचि तक नहीं दिखाते हैं, और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है क्या? देखिए अक्षय जी,
इसके लिए हमको इतिहास में जाना होगा। पहले राजतंत्र चलता था, राजतंत्र में राजा का बेटा ही उत्तराधिकारी गद्दी का हुआ करता था। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब भारतीय संविधान की रचना की तो प्रजातंत्र की रचना की, जिसमें प्रजा ही चुनकर लोगों को सदन तक भेजती है। एक बात और बताऊं अक्षय जी कि ऐसा वंशवाद मतलब इसकी उपलब्धि शुरू से कहां से शुरू हुई। देखिए, सपोज दैट मैं सांसद बन गया, मैं विधायक बन गया, मैं बैठा हूं सदन में, मेरी जो विधानसभा, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहां पे जनता जाएगी, मैं वहां पे उपलब्ध नहीं रहूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे उपलब्ध नहीं रहेगा तो जनता किससे अपनी फरियाद करेगी कि साहब मेरा ये राशन पानी कार्ड नहीं बना। तो उस समय अगर नेता जिसने उसको चुनकर सदन में भेजा अगर वहां पे उपलब्ध ना हो तो उसका लड़का हुआ, उसकी लड़की हुई या उसके संगठन के लोग हुए, वो ही मदद करते हैं। तो एक तरीके से जनता अपनी ही मांगों को लेकर, मुझे बताइए, उनका बेटा ही क्यों हो सकता है, उनका भाई ही क्यों हो सकता है, पीयूष मिश्रा क्यों नहीं हो सकते उनके प्रतिनिधि के तौर पर? मैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि उस संगठन के लोग भी हो सकते हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, जब नेता अगर सदन में है, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, उसको कुछ तत्काल प्रभाव से अगर कोई बात कन्वे करनी हो तो वो अपने परिवारजन को पहले प्राथमिकता देता है और संगठन के लोगों को उसी परिवारवाद की बात तो कर रहे हैं, जिसको आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप जैसे कार्यकर्ताओं का क्या, रत्न सेन सिंह जैसे कार्यकर्ताओं का क्या, धर्मवीर चौधरी जैसे कार्यकर्ताओं का क्या, किशोर उपाध्याय जी जैसे कार्यकर्ताओं नेताओं का क्या, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके जैसों का क्या? अगर परिवारवाद हावी हो जाता है तो बात तो वही आ गई ना कि प्रतिनिधि बनाने की बात आई, तो क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो मादा नहीं है, वो काबिलियत नहीं है जो एक परिवार में उनके बेटे में या भाई में है? बात कर रहे हैं राजनीति में बढ़ते वंशवाद की, परिवारवाद की। ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये तमाम राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको खत्म करने को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। किशोर उपाध्याय जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आपको नहीं लगता कि एक हक, एक अधिकार मारा जाता है उस व्यक्ति का जिसमें काबिलियत हो सकती है दिशा निर्देश देने की कि वो किस तरह से देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वंशवाद की वजह से एक दायरा सेट हो जाता है? किसी भी नए कार्यकर्ता जो किसी वंश से ताल्लुक नहीं रखता है, उसको अपना दायरा पता होता है कि वो उसके लिए अंतिम पायदान, अंतिम सीढ़ी कहां तक है। ये क्या आपको नहीं लगता कि अन्याय है ऐसे लोगों के साथ भी? किशोर उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अक्षय जी, अक्षय जी, मैं बहुत ही अदब और विनम्रता के साथ दो तीन बातें कहना चाहता हूं जी। अभी हमारे एक बहुत ही काबिल दोस्त कह रहे थे, वो राजाओं की बात कर रहे थे। हाँ। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें दो कानून हैं, एक तो है रूल ऑफ सक्सेशन है, एक है रूल ऑफ प्रोगमिनेचर। रूल ऑफ सक्सेशन में यह है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन रूल ऑफ प्रोगमिनेचर अगर आप देखेंगे तो उसमें राजा को यह अधिकार होता था कि जिसको वो योग्य समझे जी, उसको जो है वो अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। और उसी में जो है आप अगर उसमें रामचरितमानस में भरत जी को अगर बनाया गया तो उसमें, और अगर महाभारत काल में आएंगे तो उसी में जो है वो दुर्योधन को बनाया गया, तो इस तरह की स्थिति पहले रही है। आज के दिन में जो आपने सवाल किया है वो बहुत वाजिब सवाल है, और निश्चित रूप से जब हम जो राजनीति में हैं, जिनके परिवार पहले से हैं, और अगर उनमें कोई योग्यता नहीं है और उनको अगर हम चुन लेते हैं तो मेरे ख्याल से पार्टियां तो अपने हिसाब से जो है वो कैसे अपने उम्मीदवारों को जितवा सकती हैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हैं, और उसी तरह से जब वोटर उसको स्वीकार कर लेता है तो वो फिर परिपाटी एक चल पड़ती है। और मेरे विचार से इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का नुकसान तो होता ही है। इसमें जो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है और उनका हक मारा जाता है। इससे मैं कहीं पर भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और मेरे ख्याल से वो पार्टियों को ध्यान देना चाहिए और उनके बड़े नेताओं को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि किसी के बेटे बेटी का हक इसलिए नहीं मारा जाना चाहिए अगर उन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, और इसलिए उनका हक अगर आप मार देते हैं कि जो है ये फलाने के बेटे हैं इसलिए इनको हम, या बेटी है इनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को ले सकते हैं? डिबेट पे हूँ
नहीं, देखिए, अब अगर आप उस पर एक एक परिवार पर अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें जी, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपने जिस बात का मैं जिक्र आपको किया दो था, उदाहरण देना चाहता इसीलिए मैंने ये मैं सवाल आपसे किया। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं जी, और ये मेरा दुर्भाग्य मानिए, सौभाग्य मानिए कि मुझे 1984 30 अक्टूबर की घटना याद है, 31 अक्टूबर की, जब इंदिरा जी की शहादत हुई, एसेसिनेशन हुआ, तो उस समय सोनिया जी और राजीव जी को सोनिया जी ने कहा कि आप बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री का पद जो है वो स्वीकार मत करिए, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी ने, सबने ये तय किया कि नहीं, आज की इन कठिन परिस्थितियों में आपके अलावा जो है कोई इसको संभाल नहीं सकता है, और उनको मजबूरी में उसको स्वीकार करना पड़ा। मैं अभी राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने और मैं उसमें उत्तर प्रदेश में था, मैं वहां चुनाव अधिकारी था, और मैंने साफ कहा कि भाई अगर किसी को चुनाव लड़ना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, तो आप जो है वो बिल्कुल कोई उसमें परेशानी नहीं है। अब अगर राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष का और उसमें कोई अगर प्रत्याशी नहीं बन रहा है, आपने देखा जब सोनिया जी चुनाव लड़ी अध्यक्ष का, तो उसमें राजेश पायलट जी और जितेंद्र प्रसाद जी दोनों ने चुनाव लड़ा। तो जनता जिसके साथ खड़ी होती है फिर आपको उसको स्वीकार करना पड़ता है। अब उसको तब चाहे आप परिवारवाद में ले लीजिए, तब चाहे वंशवाद में ले लीजिए। नहीं सर, ये तो राजनीतिक दल अपनी अपनी स्वेच्छा से इस चीज का आकलन भी कर लेते हैं और इस चीज को अपने अपने हिसाब से समझ भी लेते हैं। हम इस पर कोई ऐसा विवादित स्थिति नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये देश के लिए कितना नुकसानदायक साबित होता है वंशवाद। हालांकि ये भी हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया के तमाम देश इस रोग से पीड़ित हैं और हर कोई चाहता है वहाँ की कम से कम आम जनता की इस रोग से पीछा छूटे। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लाइलाज है। फजील अहमद साहब, देश को नुकसान नहीं है, सिर्फ हम कह रहे हैं कार्यकर्ता को हटा दीजिए, पार्टी के दूसरे नेता को हटा दीजिए, ये देश के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। और क्या आपको नहीं लगता है कि जब वंशवाद हावी होता है तो नीतियां भी कुछ उस तरह की बनती हैं, कानून भी कुछ इस तरह के बनते हैं ताकि वंशवाद को कहीं ना कहीं से पोषण तत्व मिलता रहे, उसका भरण पोषण होता रहे। फजील अहमद साहब, देखिए, एक बड़े लेवल पे जब कोई नेता का चुनाव होता है तो उसे देश की भौगोलिक स्थिति का अंदाजा होना और संस्कृति का अंदाजा होना, जाति धर्म का अंदाजा, बहुत सी चीजें, देश को समझना। बहुत बड़ा देश हमारा, विभिन्नताओं का देश है, तमाम धर्म, तमाम मजहब। ऐसे में मैं बता देता हूँ, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इनका लंदन से इंजीनियरिंग कर रहे थे जी, इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी अभी नहीं आया था, तब तक वो सांसद बन गए। वो उत्तर प्रदेश को जाने ही नहीं, बस वो आए और एक भीड़ में कार से उतरे, हाथ उठाए, और इतनी भीड़, समाजवादी पार्टी का अपना एक स्टाइल है, इतनी भीड़ हो गई और हाथ हिलाए और चले गए, सांसद ही बन गए। उसके बाद लगातार सांसद बनते रहे और बड़े बड़े कार्यक्रम मैंने अखिलेश जी को बहुत करीब से देखा है। वो बहुत इंटरेक्ट नहीं हो पाए किसी कार्यकर्ता से। कभी मैंने ये नहीं पूछते देखा कि भाई आलू की फसल कैसी हुई, गन्ना कितना हुआ, धान की कितना एसपी मिली, कितनी पैदावार हुई, क्या नुकसान हुआ, कौन सी बीमारी लगी। जैसा कि मैं महाराष्ट्र के नेताओं में मैं देखता हूं कि वो जब कार्यकर्ताओं से बैठते हैं तो पूछते हैं कि भाई टमाटर में क्यों ऐसा रोग लग गया, इस बार टमाटर कम पैदा क्यों हुआ, ताकि उनका विदेश से उनको डिमांड आती है कि भाई हमको इतना टन चाहिए। मैंने समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी को मैंने कई बार, बहुत करीब से मैं रहा उनके साथ, मैंने कभी इस पर चर्चा करते नहीं सुनी कि भाई ये देश प्रदेश चलता कैसे है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो लगातार लंदन भागते रहे, आते रहे, जाते रहे। कभी उन्होंने जमीन पर समझा नहीं कि ये प्रदेश, एक किसान जो है अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाता है। वो खेत का मालिक है, वो गल्ला पैदा कर सकता है, गल्ले से पैसा कैसे पैदा करे। अब साड़ी तो उसको गल्ले से मिलेगी नहीं, दवाई गल्ले से मिलेगी नहीं, स्कूल की फीस गल्ले से जाएगी नहीं। उन्होंने चुनाव में घोषणा कर दी कि मैं घी दूंगा। मैंने उनके प्रवक्ता से डिबेट में पूछा कि किसान के घर में तो खुद ही घी होता है, आप क्यों दे रहे हो? डेनमार्क का घी ला के दे दोगे, मर जाएगा किसान खा करके। आप घी क्यों दे रहे हो? आप घी खरीद लो ना उनसे, आप 2000 रुपए किलो घी खरीद लो उनसे। उससे क्या होगा कि अगर महीने में 4 किलो घी किसान बेच लिया तो उसके परिवार का तो अच्छा जीवन यापन हो गया। और वो घी आप दिल्ली में ला करके, बंबई में ला करके बेचोगे तो गांव का शुद्ध घी कोई भी 1500-2000 में किलो में खरीद लेगा। ये एक व्यवस्था होनी चाहिए। आपने उल्टा कर दिया, इसलिए कि अखिलेश यादव भूगोल, जमीन, भारत, उत्तर प्रदेश की चीजों को नहीं जानते कि कितने किसान हैं, क्या है।
ये पेंशन दे दिया, वो पेंशन दे दिया, पैसे बांट रहे, लैपटॉप बांट रहे, इतना लैपटॉप बांट दिया, एक भी आईटी कंपनी नहीं आई। वो लैपटॉप लेकर के बच्चे गन्ना के खेत में जा रहे, क्या कर रहे हैं वही जानते। यानी अनुभव की बात वो सर बिना, अब देखिए वो इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया नहीं और एमपी बन गए, 3 बार एमपी बने, और एक बार अभी तो लंदन से घूम के आए थे, तब तक पार्टी ने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री बन गए। शिवपाल यादव बेचारे तरस के रह गए। चले ठीक, नहीं शायद इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं रत्न सेन सिंह जी। एक थोड़ा सा और अनुभव शेयर कर दूं। अब आइए आप क्षेत्रीय नेता के ऊपर, जब अखिलेश यादव जी होते हैं तो अब नीचे का सांसद और विधायक भी, वो भी अपने बेटे को अपनी जगह पे, अगर वो सांसद है तो बेटे को विधायक बनाना चाह रहा है, बेटे को विधायक बना दिया तो बहू को प्रमुख बनाना चाह रहा है। प्रमुख अब सिर्फ उत्तर प्रदेश लेवल पे नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व पे नहीं है, क्षेत्रीय नेतृत्व में भी समस्या है कि ग्राम प्रधान भी विधायक का ही परिवार का बनेगा, अपने गांव का मुखिया भी। ये समस्या गांव से लेकर सिर्फ आप ये मत सोचिए कि अखिलेश यादव और नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षेत्रीय दलों के सामने ये मजबूरी होती है, इसके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि जब एक परिवार जैसे जिसके नेतृत्व में पार्टी का उदय हुआ है तो वो एक मजबूरी हो जाती है कि अगर परिवार का सदस्य नहीं हुआ तो बिखराव हो जाएगा, पार्टी टूटने का खतरा हो जाएगा। सर यही तो जब आप एक कुनबा को लेकर चलते हैं धीरे धीरे, पहले के लोग कैसे होते थे, लोग घर से 1 किलो गेहूं 1 किलो चावल ले भी देते थे किसान अपने पार्टी को ला करके, तो वो उस समय तो जब वो 1 किलो गेहूं देता था तो 1 किलो गेहूं का शेयर होल्डर होता था उस पार्टी का। आज तो वो बात नहीं है ना, आज तो शेयर होल्डर अंबानी है। जो चेन सिस्टम ये जो चली आ रही है, पेट्रोल पंप का मालिक, थोड़ी शराब माफिया, खतरनाक है। अब ये लोग शेयर होल्डर है। आपकी बात पर रत्न सेन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्न सेन सिंह जी, ये जो चेन सिस्टम की बात कर रहे हैं फजील अहमद साहब, ये कह रहे हैं ये खतरा है, खतरनाक है किसी भी दल के लिए। देखिए अच्छा जी, ये फजील अहमद साहब का अपना एक नजरिया है ना, इसी पर चर्चा मैं करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि किसान का घी खरीद लीजिए, लेकिन इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि घी किस व्यक्ति को देने की बात की गई थी। उस आदमी को घी दिया जा रहा था जो सबसे गरीब आदमी है, जो भूमिहीन है, जिसके पास एक भी गाय भैंस रखने की हिम्मत हैसियत नहीं है। सर घी से ज्यादा तो फिर उसे रोटी की जरूरत हुई ना। भूल गए रोटी, सुनिए, उसी गल्ले की दुकान से उसे रोटी भी दी जाती है। अरे वहीं से घी खरीदिए, वहीं दे दीजिए, वहीं दे दीजिए। उन्हें अपनी बात पूरी तो कहाँ से घी, कहाँ आसमान से खरीदा जाएगा? सिंह साहब अपनी बात पूरी घी जो लिया जाता है, बात पूरी सुन लीजिए। जो ये फजील अहमद कह रहे हैं कि डेनमार्क से लाएंगे, तो जो हम लोगों का जो दूध, जो किसानों का दूध लिया जाता है, फजील अहमद साहब गांव में रहे हैं कि नहीं? गांव में से हैं भाई। जो दूध किसानों का लिया जाता है वो अमूल को चाहे चला जाए, चाहे पराग को चला जाए, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी लेकर के घी बनाए, उसी से सरकार खरीद करके कौन गरीबों को देती है ना। तो घी का रेट बराबर है क्या? सुनिए ना, घी पर सिमट कर मत रह जाइए, हम वंशवाद की चर्चा कर रहे हैं और दूध आप घी तक सिमट गए। ये जो इनका नजरिया है वो बहुत ही नकारात्मक रहा। इन्होंने लैपटॉप की आलोचना कर दी। इनको ये पता नहीं है कि लैपटॉप तो उनको मिला महाराज जिनके बच्चे कभी वहाँ पे शहर का मुंह तक नहीं देखे। सर सुनिए ना, मैं उनके कहने का सार आपको बताता हूँ। सुनिए रत्न सेन सिंह जी, जो फजील अहमद साहब जो कहना चाह रहे हैं, सुनिए, शायद उनका प्रश्न आप समझ नहीं पाए, उसको आप व्यक्तिगत आप अपनी पार्टी पर लेकर मत चलिए। किशोर उपाध्याय जी को भी आपने सुना ना, उन्होंने भी स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार किया कि गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सच को सच और गलत को गलत कहने का मतलब। अब सुन तो लीजिए, किसानों का, इसी देश के पशुपालकों का कंपनी नहीं है इतना लैपटॉप। तो मैं आपके इस पूरे तर्क से असहमत हूँ और खारिज करता हूँ। मैं उनके कहने का आशा है जी, अब परिवारवाद की बात हो जाए। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अब परिवारवाद सुन तो लीजिए। सर सवाल आप समझ नहीं पाए ना, जो फजील अहमद साहब पूछना चाह रहे थे। मैं आपको सवाल ये बता रहा हूँ, उनका कहने का मतलब ये है कि जब वंशवाद को छिपाने की जरूरत पड़ती है ना, इस तरह से कि नेतृत्व पर कोई सवाल ना उठे, तब प्रोपेगेंडे का भी इस्तेमाल होता है, धनबल का भी इस्तेमाल होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी खूब मिलता है। अब इस पर जवाब दीजिए, उनका मूल सवाल यही था। देखिए, वो जो कहना चाह रहे हैं, अगर वो समूह में बात करते तो पूरे देश में तमाम लोग परिवारवाद की उपज हैं, लेकिन उनकी काबिलियत और नाकाबिलियत पर सवाल आप खड़े कर सकते हैं। नवीन पटनायक जी हैं, उनको तो उड़िया तक बोलने नहीं आता, लेकिन वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप संदर्भ से आप व्यक्तिगत ले गए। उनका कहने का मतलब ये है कि कोई एक दल की बात नहीं हो रही है, ये जो चेन सिस्टम हो रहा है, ये क्षेत्रीय दलों की चंद्रमोहन चौबे जो तर्क दिए,
ठीक मैं आपके परिवारवाद की वंशवाद की सर, चंद्रमोहन परिभाषा समझ चौबे जी गया। के अभी सवाल का मुझे एक सवाल पूछना है। चंद्रमोहन चौबे जी ने अभी कांग्रेस को बिना नाम लिए उन्होंने 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियों का सवाल किया। मैं अक्षय जी आपके इस राष्ट्रीय चैनल पर आप जैसे सुधी पत्रकार के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारवाद का सबसे बड़ा विरोधी है, उनके मुखिया श्रीमान मोहन भागवत, जिनके पिता श्री मधुकर राव भागवत गुजरात के संघ के प्रचारक थे। सर संघ राजनीतिक दल नहीं है ना, स्वयंसेवक संघ के वो राजनीतिक पार्टी नहीं है ना, इसलिए हम सवाल उन पर नहीं उठा रहे। एक मिनट सर, देखिए मैं जब सवाल पूछूंगा तो मातृ संगठन से शुरू करके वसुंधरा सर राजे सुनिए तक ना, पूछूंगा। आप फिर आप ये मैं भटक रहे हैं ना, पूछूंगा। ये भटकने वाली कला आप लोग जो दिखाते हैं, इसमें उलझ जाता है हमारा दर्शक, जो कि अच्छा जी, आसानी से समझ नहीं मैं एक पाता। बात कहना, मैं ज्यादातर इस तरीके की बातों को मैं सकारात्मक, जब आप सकारात्मक सवाल खड़ा करते हैं, मैंने देखिए पहले आप फेज में मैंने कितनी पॉजिटिव बात रखी है कि देश को इसको देखना है कि इसका पक्ष क्या है, इसका विपक्ष क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है। सर यही इसीलिए तो हम चर्चा को लेकर आए कि आप लोग इसकी शुरुआत कीजिए, आप लोग इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पीयूष मिश्रा जी, जब किसी एक पार्टी में एक ही परिवार का झंडा लेने की परंपरा बन जाए कार्यकर्ताओं की, तो यही परंपरा तो खतरनाक है ना। हम उस परंपरा की बात कर रहे हैं। आप में काबिलियत है तो बिल्कुल आपको मौका मिलना चाहिए, हम उसके बिल्कुल विरोधी नहीं है, लेकिन सिर्फ थोपना, ये थोपने पर हमारा सवाल है। बिल्कुल अक्षय जी, देखिए अगर आपने पहले भी देखा होगा जब राजतंत्र चलता था, अगर बेटा उनका अयोग्य होता था तो गद्दी पलट जाती थी। ठीक उसी प्रकार आजकल प्रजातंत्र की हालत है, और अगर बेटा अयोग्य होता है तो आपने देखा होगा कि फिर उसका प्रतिनिधि या फिर उसका संगठन का कोई न कोई आगे ही उसको बढ़ाता है। क्योंकि ये दिक्कतें उत्पन्न कहां से होती है, मैंने सीधा सीधा बताया कि नेता उस समय सदन में रहता है और जनता अपनी बातों को नेता तक नहीं पहुंचा पाती, तो फलस्वरूप उसके प्रतिनिधि हुए, उसके बेटे हुए, यहाँ तक आपने देखा होगा मंत्री बनते ही बेटा पहले मंत्री कहलाने लगता है, सांसद बनते ही बेटा छोटा सांसद कहलाने लगता है। तो यह सब हमारी जो जनता है, हमको भी देखना है, जो जनता पोलिंग करती है उसको भी देखना है। और सीधी सी बात यह है कि अगर उत्तराधिकारी अयोग्य होता है तो कोई ना कोई फिर उसके जगह ले लेता है, चाहे वो वंशवाद में आए या चाहे फिर कहीं अलग से आए। ठीक है, अच्छा जी, मौका दीजिएगा, बहुत आरोप लगा है। चौबे साहब, हाँ आप ही के पास में जी, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। बिल्कुल जी, बड़े धैर्य से सुनिएगा। अभी हम लोग जो है मुद्दा यहाँ पर ये है लोकतंत्र और राजतंत्र। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग चुने जाते हैं सीधा सा, और राजतंत्र में ये होता है कि थोपा जाता है एक परिवार के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा। अब आइए 2-3 लोगों से बात हो जाए। देखिए आप बता रहे थे अभी तक, हमारे यहाँ हम फर्क पहले अपने को बता दें कि हम लोकतांत्रिक किस प्रकार से हैं। हम लोकतांत्रिक इस प्रकार से हैं कि एक बूथ अध्यक्ष, जहां से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं उसी लोकसभा क्षेत्र में वो बूथ अध्यक्ष रहे। और कई हमारे यहाँ लोग चुने जाते हैं, तब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। अब बाकी मैं और लोगों की बता दे रहा हूँ, बीच में नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, बीच में नहीं, मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए, आप फिर बोलिएगा। मैं बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला जी। तो अब देखिए हाँ, दूसरों में फर्क ये है, कि आप देखिए अभी हमसे वरिष्ठ हैं कांग्रेस के, हमसे वरिष्ठ है उपाध्याय जी, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। उन्होंने कहा कि सोनिया जी के खिलाफ भी लोग चुनाव लड़े, और उसके बाद जो है, और राहुल जी के लिए भी हमने कहा था भाई जिसको लड़ना हो राज्य से या राष्ट्र से, लोग चुनाव पर्चा भरे। तो सबसे पहले सोनिया जी के हम चुनाव प्रक्रिया की बात बता रहे हैं आपको, कि जब सोनिया जी अध्यक्ष बननी थी, उस समय माननीय सीताराम केसरी जी को, सर आप फिर वही हम कह रहे हैं ना कि अपनी कमी ज्यादा उजली, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके दामन पर दाग कुछ कम हो आपके मुताबिक, नहीं, लेकिन इस बात को स्वीकार कीजिए। नहीं, दाग कुछ भी, एक दाग नहीं। अक्षय जी आप एक दाग बता दीजिए। अक्षय जी देखिए बीच में नहीं, अक्षय जी सर मुझे अच्छा बताइए, चौबे साहब मुझे बता दीजिए। अच्छा मुझे बताइए, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, मुझे ये बताइए कैसे अध्यक्ष बने, जरा ये बता दें। सर सुन तो लीजिए, बता दिया हो, चौबे साहब सुन तो लीजिए,
बता दें अमित शाह जी कैसे अध्यक्ष बने? अध्यक्ष चुने जाते हो। सर सुन तो लीजिए फिर चौबे अमित शाह साहब, जी को मुझे मैंने बताइए वोट दिया था छत्तीसगढ़ ना, के पूर्व हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए थे डॉक्टर वोट रमन मांगने सिंह अध्यक्ष के बनने बेटे का। अगर देखिए, सांसद बनते हैं तो इनसे उसके पहले कि कितना देखिए, योगदान व्यक्तिगत उनका ना जाए, सक्रिय राजनीति आप में फिर रहता है। वही बात कर रहे हैं। हमारे शिवराज प्रक्रिया सिंह है। चौहान पूर्व इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री का चम्मा के बेटा भगा दिया स्टाफ गया प्रचारक के था। तौर पर जैसे उतरता है, औरंगजेब तो को भगाया उनकी मुझे आप गया था, गुणवत्ता उसी बताइए। तरह शाहजहां, उसके बाद दारा सिको हम लोग देखिए ये उन लोग सर बात सुनिए कर ना, रहे हैं। आपने कभी जिस हम लोग बरगद इस के तरह पेड़ का की अपमान बात नहीं कही थी चाहेंगे। ना कि जो 2 से उगा था आज वो विशाल वृक्ष बन चुका है, तो ये विशाल वृक्ष बनते बनते चाल चरित्र चेहरे में क्या कोई परिवर्तन आया है? हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चर्चा के समापन का वक्त है। एक किशोर उपाध्याय जी, मैं आपसे जरूर इस पर फाइनल रिएक्शन लूंगा। चौधरी साहब 1 मिनट, आपने कहा कि वंशवाद गलत है, किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए यह खतरनाक होता है, और सिर्फ वंशवाद के नाम पर किसी की काबिलियत ना मारी जाए, ऐसा भी पैमाना सेट नहीं करना चाहिए कि नेता का बेटा है तो नेता नहीं बन सकता। क्या आप इस फेवर में हैं कि कार्यकर्ताओं को सबसे पहले, वो जिस भी दल से जुड़े हैं, उन लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए जब पार्टी अध्यक्ष का या पार्टी में किसी भी पद का अगर इलेक्शन होता है, तो कार्यकर्ताओं को अधिकार होना चाहिए कि वो जिस भी पद के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसे पूरी आजादी हो, दिखावे के लिए नहीं, सच की। नहीं, मैं किशोर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अक्षय जी 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 अक्षय जी, मैं बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं। आप देखिए, मैं अमेरिका का छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी जी वहां आप देखिए, बुश साहब, सीनियर बुश साहब जो है वो राष्ट्रपति रहे, जी जी लेकिन जूनियर बुश साहब में योग्यता थी तो वो फिर वहां राष्ट्रपति बने। वहां वंशवाद का कहीं कोई मामला खड़ा नहीं हुआ। कैनेडी परिवार राजनीति में आना चाहता था, वो उतने लायक नहीं थे, नहीं बन पाए। तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी में योग्यता है तो वंशवाद या परिवारवाद के नाम पर अगर हम उसका हक मारते हैं, क्योंकि ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और अंततः फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। अब अगर जनता जो है परिवार के व्यक्ति को, वंश के व्यक्ति को स्वीकार कर रही है, 5-5, 7-7 लाख वोटों से जितवा रही है, तो आप और मैं उसमें क्या कर सकते हैं? वो चलिए आपके ठीक, यानी मेरे कि हाथ में नहीं है। तो आपने मेरा मानना इसकी है- जिम्मेदारी सौंप दी जनता को कि जनता को खुद इस बात का आकलन करना चाहिए, उस आधार पर बिल्कुल, फैसला बिल्कुल। करना चाहिए। प्रजा- चौधरी साहब आप प्रजातंत्र कुछ में कहना जनता चाह रहे सर्वोपरि थे? है। बहुत मैं संक्षेप, अक्षय बहुत जी- संक्षेप में, क्योंकि अब चर्चा का समापन का वक्त अक्षय है। जी- और जो सुन तो लीजिए, जो उपाध्याय जी ने कहा कि जनता को करना चाहिए निर्णय, लेकिन जनता के पास कोई अगर विकल्प ना रह जाए, सभी पार्टियां उसी रास्ते पर अगर हों, तो फिर उससे एक तो चुनना ही पड़ेगा ना उनमें से। अक्षय जी, ये जितनी भी पार्टियां इस देश में आज तक राज करती आई हैं, ये अपने अपने हिसाब से उसका विवरण दे रही हैं। मैं इस वंशवाद के, परिवारवाद के बहुत, हमारी पार्टी के बहुत खिलाफ हैं हम लोग। और ये लोग वंशवाद ही नहीं करते हैं, ये लोग इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान की जो आत्मा है उस पर इन लोगों का कुठारघात है। ये लोग सांसद, एमएलए, एमपी, मंत्री बन के नहीं आते हैं। चले उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उसमें चौधरी साहब भी ताल ठोकेंगे, रिश्तेदार, और कम से कम पारदर्शिता के साथ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पार्टिसिपेशन सिर्फ दिखावे के लिए होता है या वाकई में होता है। चौधरी साहब कम से कम इतना तो तय है कि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो इन आरोपों से अछूता हो, उस पर वंशवाद का आरोप ना लगे, परिवारवाद का आरोप ना लगे। और इस 1 घंटे की चर्चा के दौरान सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है सभी दल में। लेकिन सवाल ये कि जनता बेचारी क्या करे, जनता बेचारी क्या करे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।